नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत आदिकाल और आदिकाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और इसके साथ ही ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ अगर आपको थोड़ा सा भी उचित लगे तो इस वीडियो को अपने जो परिचित लोग हैं उनके पास भी शेयर करें। और इसके पूर्व की वीडियो में हम लोगों ने कुल 50 प्रश्नों को देखा था, तो आज के इस वीडियो में उसके आगे के प्रश्नों को हम लोग जानेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, प्रश्न संख्या 51 कि निम्नलिखित में से कौन चंदनबाला रास के रचयिता हैं? ये जिन धर्मसूर, बी सुमितगढ़, सी मुनि जिन विजय या फिर डी आसगु। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। विकल्प डी आसगु इज राइट आंसर, है ना। बिल्कुल सही जवाब। बेहद तैयारी आप सबको यहाँ पर दिख रही है। इसको दिमाग पे कैसे बैठाया जाए? तो देखिए, चंदन की बाला क्या करती है? आसगु बहाती है। आंसू को बहाती है, आंसू बहाती है। एक चंदन की बाला है, जो चंदन लगाने वाली बाला, चंदन बेचने वाली बाला है, वो आंसू को बहाती है, आंसू बहाती है। आंसू ऐसे ध्यान में रख लीजिएगा कि चंदन की बाला आंसू बहाती है। आंसू फॉर आंसू को ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए बात करें विकल्प में, तो जिन धर्म सूर्य को आप देख रहे हैं, जो जिन होता है वो बड़ा स्थूल होता है, स्थूल माने भारी, और इसका विलोप शब्द होता है सूक्ष्म। तो जिन क्या है? स्थूल है, और धर्म क्या है? भद्र है। तो स्थूल भद्र रास जिन धर्म सूर्य द्वारा लिखा गया, स्थूल भद्र रास। स्थूल भद्र रास ऐसे ध्यान में आप रख लीजिएगा, है ना। जिन होता है स्थूल, धर्म होता है भद्र के लिए, तो जिन धर्म का स्थूल भद्र रास हो गया, ये ध्यान में आपको रखना होगा। सुमित एक नेम है, सुमित द्वारा, सुमित ने नेम नाथ रास लिखा। सुमित ने नेम नाथ, सुमित एक नेम है तो सुमित ने नेमनाथ रास लिखा है। और मुनि जिन विजय, विजय होती है कैसे? बोले रेवंत गिर पर विजय होती है, रेवंत गिर पर विजय होती है। और आप कह सकते हैं विजय रे, विजय रे, विजय रे। रेवंत गिर पर क्या होता है? विजय होती है। विजय पर विजय, जिन विजय की रचना है रेवंत गिरी रास। और आपको एक लेखक और मिलते हैं, श्रावकाचार्य। तो श्रावक का आचार जो है ना, बिल्कुल देव से होता है। देव से, जैसे देव का आचार होता है वैसे श्रावक का होता है। श्रावक माने होता है, आप जानते होंगे ना, कि कहीं न कहीं एक जो ब्रह्मचर्य होता है उसको श्रावक कहते हैं। श्रावक का आचार जो होता है वो देव से होता है, देवसेन होता है। ये ध्यान में आप रख लीजिएगा। तो फिलहाल जिन भाई बहनों ने विकल्प डी का चुनाव किया था, सही जवाब है। प्रश्न संख्या 52 है कि चंद्रप्रदाय ने पृथ्वीराज रासों में निम्नलिखित में से मुख्यतः किस छंद का प्रयोग किया? ए अरिल, बी पतड़िया, सी कवित, डी सवैया। जवाब आपको देना है और सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि कवित्त का प्रयोग किया था। चंद्रप्रदाय ने पृथ्वीराज रासों में कवित्त का प्रयोग किया था, तो विकल्प सी कवित्त इज राइट आंसर। और पृथ्वीराज रासों की बात करते हैं ना, तो इसमें कुल 68 प्रकार के छंदों का जो प्रयोग देखने को मिलता है, जिनमें कह रहे हैं कि मुख्यता किसकी थी? तो कवित्त की थी, कविता थी, गाकर थी। ऐसे ध्यान में बैठा लीजिएगा, ठीक है ना। वैसे भी पृथ्वी राज रासों की बात करते हैं, चंद्रप्रदाय जी की रचना है। 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग इसमें किया गया है। कुल 69 सर्ग हैं और गाते हैं तो कवित्त गाते हैं, ठीक है। चलिए अब प्रश्न 53 है कि विद्यापति ने अपना कौन सा ग्रंथ मैथिली भाषा में लिखा है? कौन सा ग्रंथ विद्यापति का मैथिली भाषा में है? ये पदावली, भी गंगा वाक्यावली, सी कीर्तलता, डी मणिमंजरी। तो ढेर सारे भाई बहनों ने इसका जवाब फटाफट दे दिया कि सर विद्यापति की जो पदावली है ना, ये मैथिली भाषा में है। और इसी पदावली में राधा और कृष्ण का सुंदर वर्णन किया गया है। और इसी पदावली के कारण ही विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। और बात करें विद्यापति का जन्म 1385 में हुआ था। पहले शैव थे, ये ध्यान में आप रख लीजिएगा। तिरहुत के राजा जिनका नाम था शिव सिंह एवं कीर्त सिंह, उनके दरबार में रहते थे। और इन्होंने संस्कृत, अवहट्ट और मैथिली तीनों भाषाओं में रचना की है। इनकी बड़ी प्रसिद्ध रचनाएं कीर्तलता और कीर्त पताका। तो कीर्त पताका का पता ही नहीं है, ये ध्यान में रख लीजिएगा, कभी कोई प्रश्न बन जाता है ना। तो फिलहाल
आप इसको ध्यान में रखिएगा। विद्यापति की पदावली विकल्प ए इज राइट आंसर, मैथिली भाषा में। अब प्रश्न संख्या 54 है कि पवन चरु में किसका वर्णन है। ये जवाब आपको देना है प्रश्न संख्या 54 का कि पवन चरु में किसका वर्णन है। ये शिव, बी सीता, सी भरत, डी राम। तो पवन चरु चरित में किसका, बोले राम का। चरु, पवन चरु किसका है, राम का है। राम फॉर राम जी को ध्यान में रखिएगा। शंभु जी की रचना है पवन चरु, ये ध्यान में आपको रखना होगा। जिसमें कुल आप देखेंगे ना तो ऐसे कुछ किलो बना के बैठाना होगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 55 है कि अमीर खुसरो की पहेलियां और मुकरियां किस भाषा में है। अमीर खुसरो की पहेली और मुकरी की बात करते हैं तो किस भाषा में अमीर खुसरो ने लिखा है। ए खड़ी बोली, बी उर्दू, सी अवधी, डी ब्रज। तो आपको पता है ना कि खड़ी बोली का आदि कवि या प्रथम कवि इसको अमीर खुसरो को माना जाता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। खड़ी बोली इनकी प्रमुख भाषा होगी, ये ध्यान में आप रखिएगा। इनका वास्तविक नाम था अबुल हसन यामुनुद्दीन, ध्यान में रखिएगा, जो कि निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। और ईश्वर प्रसाद ने इन्हें महाकवि या कवियों का राजकुमार कहा है, ये भी आप ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब प्रश्न संख्या 56 है कि डिंगल भाषा का अर्थ क्या है। ये कह रहे हैं कि अवधी और ब्रज के योग से जो बनी भाषा उसे डिंगल कहते हैं। बी हरियाणवी मिश्रित राजस्थानी भाषा को कहते हैं। सी अर्धमागधी को। और डी कह रहे हैं कि अपभ्रंश के योग से बनी राजस्थानी को। तो देखो डिंगल कौन, बोले डिंगल तो डिंगल आप मांगते हैं। डिंगल आपकी है, डिंगल आपकी है, या कह सकते हो डिंगल आज की भाषा है। आपकी भाषा क्या है, बोले सर डिंग है। डिंग तो आप मारते हो, आपकी है ना। तो आ से अपभ्रंश और रा से राज, आ है ना। तो आपकी भाषा क्या है, अपभ्रंश और राजस्थानी। आपकी भाषा डिंगल है, डिंग। या आप कह सकते हैं आज की भाषा डिंग है। डिंग आजकल हर व्यक्ति मारता है ना कि हमारा तो इतनी बढ़िया तैयारी है कि प्रश्न कहीं से पूछ ले, ये डिंग है। डिंग आज की भाषा है। आप हर अपभ्रंश राज, जाफर राज को ले लीजिएगा, राजस्थानी। अपभ्रंश और राजस्थानी का जो मिला जुला रूप है वही डिंगल है, ये ध्यान में रख लीजिएगा। और अपभ्रंश और ब्रज भाषा का जो मिला जुला है वो पिंगल होगा। तो ऐसे कुछ क्लू आपको बनाना है कि आज की भाषा, आज और राजस्थानी, ठीक है। चलिए, प्रश्न 57 है कि अमीर खुसरो का जन्म स्थान कौन सा था। ये जयपुर, बी इटावा, सी एटा, डी बिहार। तो जो अमीर खुसरो है ना, एटा पटियाला के पास एक एटा गांव था जहां पर 1253 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश से राज्य में पड़ता है। और इन्होंने खालिक बरी, दो सुखने और पहेलियां मुकरियां ढेर सारी रचनाएं इन्होंने लिखी है, ठीक। अब प्रश्न क्या 58 है कि शुक्ल जी के अनुसार हमें रासों के रचनाकार कौन हैं। ये रूपचंद्र, बी जज्जल, सी विद्याधर और डी है शांगधर, है ना। हमीर क्या करता है, बोले सर जो हमीर होता है ना वो सांग धरता है, सांग, है ना। जो व्यक्ति अमीर होगा हमेशा सांग धर गाएगा, गीत गाएगा, हरे रामा हरे कृष्णा आदि कुछ भी गाएगा, क्योंकि वो अमीर है। अमीर व्यक्ति गाता है, कहते हैं ना जो करेगा वो खाएगा, जो खाएगा वो गाएगा, ठीक है। चलिए, अब प्रश्न क्या 59 है कि विद्यापति ने किस भाषा में काव्य रचना की। ये राजस्थानी, बी प्राकृत भाषा, सी मैथिली, डी ब्रज भाषा। तो इनके हिसाब से देखेंगे प्रश्न संख्या 59 का जवाब, तो सबने कहा कि विद्यापति की जो भाषा है ना वो मैथिली है। मैथिली भाषा, संस्कृत भाषा और अवहट्ट भाषा में इन्होंने जो अपने काव्य की रचना की है। तो उन विकल्प के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे केवल मैथिली आपको दिख रहा है, इसलिए जिन भाई बहनों ने विकल्प सी का चुनाव किया था, अब बिल्कुल सही जवाब बेहसुन तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। चलिए, अब प्रश्न क्या 60 है कि अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया है। हिंदी के लिए ये संस्कृत भी, हिंदवी, सी रेखता, डी हिंदुस्तानी। तो ढेर सारे भाई बहनों ने जवाब दे दिया कि सर हिंदवी क्या हो गया, है ना। मैं हिंदुस्तान की क्या हूँ, तूती हूँ, और मुझसे जो कुछ पूछना हो हिंदवी में पूछो। हिंदवी फार इन्होंने हिंदी को हिंदवी कहा है, ध्यान में रख लीजिएगा, स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा। और मित्रों, आप सब ने जो यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक की पहली क्लास थी, उस पहली क्लास को आप सभी ने इतना प्रेम, स्नेह, लगाव दिया कि बिल्कुल इस समय बहुत तेज़ी के साथ चल रहे हैं। ढेर सारे सब्सक्राइबर्स के द्वारा आ रहे हैं,
ढेर सारे व्यूज उस पर आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप सबके इस प्रेम स्नेह का जो परिणाम है बहुत ही हमारे लिए सुखद है और इस लंबित आभास परिवार के लिए सुखद है, जिसके लिए मैं सब कुछ कर पा रहा हूँ। और थोड़ा सा स्वास्थ्य का इशू बना हुआ है, फिर भी मैं लगातार आप सबके साथ चल रहा हूँ और चलता रहूँगा। ठीक है, चलिए, धन्यवाद, आभार आप सभी का। आप प्रश्न संख्या 61 है कि कीर्तिलता की भाषा क्या है? जवाब आपको देना है ए अवधी, बी मिश्रित अपभ्रंश, सी ब्रज, डी प्राकृत भाषा। तो कीर्तिलता की भाषा आपको बताना है और ढेर सारे भाई बहनों ने बता दिया कि सर जो कीर्ति की भाषा है ना, कीर्ति मिश्रित होती है, मिश्रित होती है। अगर आपको कहीं पे कीर्ति मिल गई और कीर्ति की लता जो होती है ना, कीर्ति की लता में लोग मिश्रित होते हैं, मिले होते हैं। कीर्ति की लता मिश्रित, मिश्रित अपभ्रंश ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 62 है कि बालचंद विजवाई भाषा दुहन ही लग गई दुज्जन हासा विद्यापति की किस रचना की पंक्ति है? कि बालचंद विजवाई भाषा दुहन ही लग गई दुज्जन हासा, किस पंक्ति की है? ये कीर्तिलता, ये कीर्ति पताका, बी लिखनावली, सी भू परिक्रमा, डी कीर्तिलता। तो कीर्तिलता कीर्ति पताका पे आकर आप लोग फंसते हैं, ये बिल्कुल फंसना भी जमी है। लेकिन सही जवाब प्रश्न संख्या 62 का ये आपको बताना है कि सर विकल्प डी की बात करते हैं ना, तो लता में। अभी आपने देखा कि लता की भाषा लता में क्या है ना, बिल्कुल लता की भाषा आपने देखा कि मिश्रित अपभ्रंश भाषा है और लता में ही है बालचंद विजवाई भाषा दुरही दुहन ही लग गई दुज्जन हासा। एकदम बिल्कुल कीर्तिलता, कीर्तिलता इज राइट आंसर, है ना। और कीर्तिलता में भृंग भृंगी संवाद है, ये भी ध्यान में आप रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 63 है कि निम्न में से कौन सी अमीर खुसरो की रचना नहीं है? यह है पहेलियां तथा मुकरियां, बी है पुरुष परीक्षा, सी दो सुखने और डी है खालिक वारी। तो पुरुष परीक्षा की बात अगर हम लोग करते हैं ना, तो पुरुष परीक्षा अमीर खुसरो की रचना नहीं है, बल्कि पुरुष की परीक्षा विद्या से होती है ना। आपकी विद्या क्या है? आपकी परीक्षा विद्या से होगी, आपके ज्ञान से होगी। तो पुरुष परीक्षा विद्यापति की रचना है, ध्यान में रख लीजिएगा। पहेली, मुकरी, दो सुखाने, खालिक बरी, है ना, और ये सब रचनाएं अमीर खुसरो की हैं। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 64 निम्नलिखित में से कौन निर्गुण धारा, कौन भक्ति धारा का नहीं है? कौन निर्गुण भक्ति धारा का कभी नहीं है? ये आपको जवाब देना था। थोड़ा सा ये भाषा आपको यहाँ पे अटपटी लग रही होगी कि निम्नलिखित में से कौन निर्गुण भक्ति धारा का नहीं है? निर्गुण भक्ति धारा का कवि नहीं है। ये रायदास, नानक, कबीर, विद्यापति। तो सबने पकड़ा कि विद्यापति जो है ना, इन निर्गुण काव्यधारा के नहीं है, बल्कि भक्ति एवं श्रृंगारी कवि है। ये ध्यान में आप रख लीजिएगा। मैथिल कोकिल, अभिनव, जयदेव, खेलन कवि, है ना, और दशावधान का कवि, ढेर सारे इनको नव कवि, है ना, ये सब इनको उपाधि मिली है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 65 है कि ढोला मारू राधुहा में ढोला के पिता का क्या नाम था? ए राजा जसवंत सिंह, बी राजा नल, सी राजा जय सिंह, डी राजा हर राज सिंह। तो ढोला मारू की बात अगर करते हैं ना, तो इनके पिता का नाम था राजा नल। ये ध्यान में आप रख लीजिएगा, जो कि 11वीं शताब्दी में लिखी गई रचना है। कल्लोल जी ने इसको लिखा है और इसमें कुशल राय ने 17वीं शताब्दी में कुछ और चौपाई जोड़ दिया है। तो ढोला मारू किसकी रचना है? कल्लोल की है। कब लिखी गई? 11वीं शताब्दी में। 17वीं शताब्दी में क्या किया? कुशल राय वाचक ने इसमें कुछ और चौपाइयों को जोड़ दिया। ये ध्यान में रख लीजिएगा। इसमें राजकुमार ढोला और राजकुमारी मारू तथा राजकुमारी मारवाड़ी, दो राजकुमारियां हैं। राजकुमारी ढोला, राजकुमार ढोला है, राजकुमारी मारू और राजकुमारी मारवाड़ी की जो प्रेम कथा है, ये लोक प्रचलित प्रेम कथा है, जो कि राजस्थान में बहुत लोकप्रिय है। ऐसे ध्यान में रख लीजिएगा। पूछ रहा है कि जो ढोला है, ढोला के पिता कौन है? राजा नल है। इसमें राजकुमार ढोला, राजकुमारी मारू और राजकुमारी मारवाड़ी। ढोला मारू डोहा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 66 कि गोरखनाथ का समय 11वीं सदी है, यह मानता किस विद्वान की है कि गोरखनाथ का समय 11वीं सदी है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा लीजिए भैया, है ना।
ये राहुल शंकरतायन, बी डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, या फिर विकल्प डी पीताम्बर दत्त वाटथवाल। तो जवाब आ गया कि 11वें पीताम्बर, 11वें पीताम्बर व्रतवाल, है ना। ये ध्यान में रख लीजिएगा। 11 में गोरख को, गा से 11, गा से गोरख, गा से पीताम्बर व्रतवाल, व्रतवाल, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 67 है कि नाथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला है, यह कथन किसका है। कह रहे हैं कि नाथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला है, यह कथन किसका है। ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा, बी राहुल शंकरतायन, सी शिव सिंह सेंगर, और डी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आई थिंक कि आप लोग इसका उत्तर बिल्कुल सही समझ गए होंगे और आपका जवाब भी आ गया कि ये कहने वाला कौन हो सकता है। छटकर निकला है, भटकर निकला है, ऐसा कुछ कहने वाले विकल्प डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल इज राइट आंसर, है ना। जो नाथ और सिद्धों की परंपरा से छटकर निकला है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल इज राइट आंसर, विकल्प डी सही आप लोग कर लीजिएगा। अब प्रश्न संख्या 68 है कि पिंगल मिश्रित भाषा की रचना है। ये कह रहे कि मुहड़ो, है ना, मुहड़ोत नैसड़ी रिख्यात, बी पृथ्वी राज रासो, सी है अचल दास खींची की वचनिका, डी है पाबू जी रा दुहा। अब इसके हिसाब से आपको जवाब देना है प्रश्न संख्या 68 का। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि मिश्रित भाषा की रचना जो है पृथ्वीराज रासो है, ये ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। अभी आपने देखा था कीर्तिलता की भाषा भी अपभ्रंश मिश्रित है, ठीक है, ये पिंगल मिश्रित है, ठीक। चलिए प्रश्न संख्या 69 है कि आदिकालीन हिंदी के संबंध में उपयुक्त नहीं है, कौन सा उपयुक्त नहीं है, आपको जवाब देना है इसी में। ये संयोगात्मक की ओर झुकाव, बी ड़ा ध्वनि का विकास, सी डा ध्वनि का विकास, और डी है संयुक्त स्वर ये का प्रयोग। तो 69 का जवाब आप सबने दे दिया कि जो संयोगात्मकता की ओर झुकाव है ये सही विकल्प नहीं है, आदिकालीन हिंदी के संबंध में सही नहीं है, विकल्प ये इज राइट आंसर, बाकी सब सही है, ठीक है। चलिए प्रश्न क्या 70 है कि कम्मान बान छुट्ट ही अपार, लागत लोह इस सारी धार, घमसान धान सब वीर सेत, धन श्रोण वहत अस रकत रेत, है ना। कह रहे हैं कि उक्त पंक्ति में किसके मध्य होने वाले युद्ध का वर्णन है। कम्मान बान छट्ट ही अपार, लागत लोह इस सार धार, घमसान धान सब वीर सेत, धन श्रोण वहत अस रकत रेत। ये किस यानी उक्त पंक्ति में किसके किसके मध्य के युद्ध का वर्णन किया गया है, आपको जवाब देना है। प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। ये पृथ्वीराज की सेना शहाबुद्दीन गौरी, शहाबुद्दीन गौरी की सेना और कुमुद मणि की सेना, पृथ्वीराज की सेना और समुद्र शिखर की सेना, डी है शहाबुद्दीन गौरी की सेना और विजयपाल की सेना। तो पृथ्वीराज की सेना और समुद्र शिखर की सेना के बीच जो युद्ध हुआ है उसकी ये पंक्ति है कि कम्मान बान छुट्ट ही अपार, ठीक है। चलिए समुद्र शिखर और पृथ्वीराज की सेना। प्रश्न क्या 71 है कि यह कहानी 16वीं शताब्दी के बाद की लिखी हुई है और रासों में प्रक्षिप्त हुई है। पद्मावती समय के विषय में यह कथन किसका है कि यह कहानी 16वीं शताब्दी के बाद की लिखी हुई है और रासों में प्रक्षिप्त हुई है। पद्मावती समय के विषय में यह कथन किसका है। तो प्रश्न संख्या 71 का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, विकल्प बी हजारी प्रसाद द्विवेदी इज राइट आंसर। 16 के बाद लिखी जाएगी तो हजारी प्रसाद द्विवेदी को ध्यान में रखिएगा। अब प्रश्न संख्या 72 है कि तिब्बत के 84 सिद्धों की परंपरा कौन से सिद्ध से प्रारंभ होती है। तिब्बत के 84 सिद्धों की परंपरा कौन से सिद्ध से प्रारंभ हुई। ये कह रहे हैं नारोपा, बी सबरीपा, सी सरहपा, डी लुईपा। अब आपको जवाब देना है। प्रश्न संख्या 72 का बहुत बेहतर सा प्रश्न है और उतना ही सुंदर जवाब आप सबका आ गया। सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, विकल्प प्रश्न संख्या 72 का जो सही जवाब होगा विकल्प डी होगा लुईपा, है ना।
तिब्बत में कौन मिलता है? लुइपा मिलता है। लूची लो ऊंची पतंग, लुई सबसे ऊंचा स्थान भी लुइपा का है तिब्बत में। 84 सिद्धों की परंपरा में कौन? तो लुइपा का। ठीक है, तिब्बती लोई, तिब्बती लोई। ठीक है, चलिए प्रश्न 73 कि निम्न में कौन आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि हैं? अमीर खुसरो, शंभू, पुष्पदंत, अब्दुल रहमान। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि अमीर खुसरो जो है आदिकाल के अंतिम चरण के बहुत प्रसिद्ध कवि हैं अमीर खुसरो, है ना। और इनका वास्तविक नाम था अबुल हसन अमानुद्दीन, जो कि नवाबुद्दीन औलिया के शिष्य थे। इनके द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 6 बताई जाती है, जिनमें गजल है, दो सुखान, मुकरिया, खालिक बारी और पहेली है। और इनके बारे में कवियों का कवि या महाकवि की संज्ञा ईश्वरी प्रसाद गुप्ता जी ने ईश्वरी प्रसाद जी ने दिया, जो कि बहुत प्रसिद्ध इतिहासकार थे। ठीक है, चलिए प्रश्न का 74 है कि हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? ये प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ गया कि हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? ये शराब का चाय, बी पृथ्वीराज रासो, सी पाहुड़, डी भारतेश्वर बाहुबली रास। तो 74 का जवाब भी धीरे से आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। विकल्प बी पृथ्वीराज रासो इज राइट आंसर, है ना। किसकी रचना है? चंद्रबरदाई की रचना है। कब की है? 18वीं सदी की रचना है। इधर में आप रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्या 75 है कि सुमेलित करते हुए दिए गए कोड के आधार पर उत्तर का सही उत्तर आपको छांटना है। और ये बड़ी मेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, इनको तो आपको मिला ही लेना चाहिए। गोरखनाथ और उनका युग की बात करते हैं, तो गोरखनाथ और उनका युग क्या है ना? रग में है, रग में है। गोरखनाथ और उनका युग रंगे में है, रग में है। रंग रंग में गोरखनाथ और उनका युग। तो रंगे रंगे माने रांगे राघव को ध्यान में रख लीजिएगा। जो नाथ है ना, नाथ संप्रदाय एक दो नहीं हजार है, हजार पर हजारी प्रसाद द्विवेदी को ले लीजिएगा। और हिंदी काव्य में निर्गुण, हिंदी काव्य में निर्गुण तो पीताम्बर पहनता है। हिंदी काव्य में निर्गुण पीताम्बर पहनता है, निक पीताम्बर दत्त बड़थवाल को लीजिएगा। और सिद्ध कौन होता है? जो धर्म में वीर हो, जो धर्म व्यक्ति हो, धर्मी हो और वीर हो, जिसमें धर्म वीर भरा हो वही सिद्ध होगा। जिसमें धर्म और वीर भरा है वही सिद्ध साहित्य है। तो ऐसे कुछ क्लू बना के आपको दिमाग में रख लेना है। एक बार देखिए, गोरखनाथ और उनका युग, भैया रंग रंग में है, रंगे 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 रागे हो। नाथ हजार है तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय, निर्गुण तो पीताम्बर पहनता है। सिद्ध कौन होता है? जो धर्मवीर भरता है वो सिद्ध है। तो ऐसे कुछ क्लू बनाएंगे और इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 1 का 2 और 2 का 4, 1 का 2, 2 का 4, विकल्प बी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब प्रश्न के 76 है कि भरत मुनि ने भ्रंश को नाम दिया है। अब भरत मुनि ने भ्रंश को क्या नाम दिया है? ये लोक भाषा, बी जन भाषा, सी देश भाषा, डी अशुद्ध भाषा। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि भरत मुनि ने भ्रंश भाषा को विकल्प सी देश भाषा कहा है, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न के 77 है कि जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही क्रम है। क्या सही क्रम है? ये कह रहे कि जगनिक, खुसरो, श्रीधर और चंद्रबरदाई है। बी में खुसरो, श्रीधर, चंद्रबरदाई और जगनिक है। सी में चंद्रबरदाई, जगनिक, खुसरो, श्रीधर है। और डी में है श्रीधर, खुसरो, चंद्रबरदाई और जगनिक है। तो इसके हिसाब से आपको जवाब देना होगा। और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी है कि विकल्प सी को लॉक किया जाए। चंद्रमा के वरदान से जग में क्या होते? खुश रहो श्री को पाकर श्री पाओ, है ना। चंद्रमा के वरदान से जग में खुश रहो, जग में खुश रहो श्री पाकर, श्री पार श्रीधर को। तो ऐसे कुछ कुल बना करके दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब प्रश्न के 78 है कि इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित्र काव्य माना जाता है? ये भविष्यत का, बी योगसार, सी प्रमाद प्रकाश, डी पाहुण डोहा। तो प्रश्न के 78 का जवाब भी आगे अक्षर विकल्प को लॉक किया जाए। जो ग्रंथ इनमें से है ना लौकिक चरित्र काव्य है, भविष्यत का, धनपाल जी की रचना है। और धन को पाल कर रखते हैं भविष्य के लिए। ऐसे कुछ के लिए बना लीजिएगा,
जो कि लौकिक चरित काव्य है। ठीक है, चलिए प्रश्न 79 नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन है? ये गोरखनाथ, बी महानाथ, सी चरपटनाथ, डी नेमिनाथ। तो नाथ जो संप्रदाय है उसके प्रवर्तक की बात अगर हम लोग करते हैं तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 79 का जो जवाब आएगा बड़ा प्यारा सा जवाब आ गया कि सर विकल्प है ना, विकल्प ए को लॉक किया जाए, गोरखनाथ इज राइट आंसर, है ना। बात करते हैं गोरखनाथ की, तो इनके आराध्य शिव हैं, हठ योग की साधना पद्धति पर आधारित है और कुछ विद्वान नाथ संप्रदाय के संस्थापक मच्छंदर और मत्स्येंद्र को मानते हैं। तो ध्यान में रख लीजिएगा, अगर विकल्प में रहेंगे तो निश्चित रूप से आप मत्स्येंद्र को लगाइएगा, ये ध्यान में आप रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब प्रश्न क्या, 80 महापुराण के रचनाकार कौन है? निक महापुराण किसकी रचना है? ये अब्दुल रहमान, बी पुष्पदंत, सी धनपाल, डी शंभू। तो महापुराण मिल जाए तो उस पर क्या करो भैया, कहीं उस पर पुष्प चढ़ा दो, महापुराण पर पुष्प चढ़ाओ, पुष्पफार पुष्पदंत की रचना है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्या, 81 इन सिद्धों एवं नाथों में सबसे पुराने कौन है? ये सरहपा, बी मच्छंदर नाथ, सी कड़हपा, डी गोरखनाथ। तो 81 का जवाब फौरन आ गया कि सर विकल्प जो है ना बी को लॉक किया जाए, मच्छंदर नाथ इज राइट आंसर, विकल्प बी मच्छंदर नाथ इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न के 82 बीसल रासो की नायिका का क्या नाम है? ए राजमती, रूपमती, सी मृणालवती और डी है राजमती। तो इसमें आप देखेंगे प्रश्न संख्या 82 में राजवती और राजमती दो हैं, है ना, राजवती राजमती, इन्हीं दोनों में आपको कन्फ्यूजन होगा। तो आपका जवाब फिलहाल आ गया सर जो बीसल देव की नायिका है ना, और राज में मस्त है, राज में मती है, राज में मती है बीसल देव की राज, है ना, रानी। तो बीसल देव नरपतनाल की रचना है। नर या पति क्या होता है? देव होता है, बीसल देव देव होता है, या नर या पति बीस होता है पत्नी से। तो जैसे भी दिमाग में आए नरपतनाल का बीसल देव रासो, नायिका राजमती है, ये ध्यान में आपको रख लेना होगा। और बहुत प्यारी सी रचना है, इसका भी आपको ख्याल दिमाग में रखना चाहिए। ठीक है, चलिए अब प्रश्न क्या 83 है कि आदिकालीन रासो साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों से संबंधित कौन सा कथन नहीं है? एक कथन है जो आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों से संबंधित नहीं है, यह है कि इस साहित्य में राष्ट्र प्रेम का सुंदर चित्रण किया गया है। बी है कि इंद्रों का सजीव वर्णन इस साहित्य की अन्यतम विशेषता है। इसमें शौर्य एवं विलासिता का स्वाभाविक एवं सजीवन चित्रण हुआ है और श्रृंगार रस और वीरस का एक साथ चित्रण इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो बिल्कुल इसमें जो कह रहा है कि ना इस साहित्य में राष्ट्र प्रेम का सुंदर चित्रण है, तो राष्ट्र प्रेम का अभाव है, राष्ट्रीय प्रेम की अभाव बताया गया है, ध्यान में आप रखिएगा। विकल्प जिन भाई बहनों ने दिया था बिल्कुल सही जवाब, बेहसूद तैयारी यहाँ पर दिख रहा है, निश्चित रूप से आपसे बधाई के पात्र है। प्रश्न संख्या 84 है कि अमावस के घर झिलमिल चंदा, पूनम के घर सुर और नाद के घर बंद गरजे बाजत अनहद तुर। उपयुक्त काव्यांश में अनहद नाद की स्थिति को व्यक्त करने वाले योगी संत का नाम क्या है? कि अनहद नाद को किसने, है ना, आपको जवाब देना। ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आगे सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, विकल्प बी गोरखनाथ इज राइट आंसर, अनहद नाथ, है ना, अनहद 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 तुर गोरखनाथ। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 85 भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने हैं, उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। आचार्य शुक्ल का उक्त कथन किस ग्रंथ के संदर्भ में है? ये पृथ्वीराज रासो, बी विशल देव रासो, सी हमीर रासो, डी खुमाल रासो। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब अक्सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, विकल्प पृथ्वीराज रासो, है ना। अब पृथ्वीराज रासो के विषय में बिल्कुल, है ना, रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है कि भाषा की कसौटी पर इसको कसेंगे तो और भी निराश होना पड़ेगा, क्योंकि यह बिल्कुल बेठिकाने हैं, उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। पृथ्वीराज रासो चंद्रदास जी की रचना है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 86 निम्नलिखित में से किस
रचना में कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है। आपकी रचना में कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है? ये जम्मू स्वामी चरिऊ, पवन चरिऊ, पाहुड़ दोहा, महापुराण। तो भैया हो कड़वक शैली का प्रयोग जो विकल्प सी है पाहुड़ दोहा में नहीं हुआ है, जो कि कबीर राम सिंह की रचना है, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न 87 है कि सांकेतिक अर्थ रखने के कारण इनकी वाणियों की भाषा को संध्या भाषा कहते हैं। ये सिद्ध, बीनाथ, सी सूफी, डी कबीर। तो 87 का जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प एक को लॉक किया जाए, सिद्ध इज राइट आंसर, है ना। सिद्ध संध भाषा, सिद्धों की संध सांख्य भाषा है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 88 है कि आदिकाल के किस कवि की भाषा हिंदी के वर्तमान रूप के सर्वाधिक निकट है? चंद्रबरदाई, अढ़मान यानी कि अब्दुल रहमान, विद्यापति, मीर खुसरू या मुल्ला दाऊद। तो 88 का जवाब भी आ गया कि आदिकाल के किस कवि की भाषा हिंदी के वर्तमान रूप के सर्वाधिक निकट है। सर्वाधिक निकट होगा ना, तो विकल्प डी अमीर खुसरो की भाषा खड़ी बोली है और वर्तमान समय में खड़ी बोली का प्रयोग भी किया जा रहा है। तो विकल्प डी इज राइट आंसर। अब प्रश्न संख्या 89, पृथ्वीराज रासों में प्रमुख रस कौन सा है? ये कह रहे हैं कि वीर और श्रृंगार, बी श्रृंगार और भयानक, सी विविध और संयोग, डी रौद्र और श्रृंगार, और ई है वीर और शांत। तो बिल्कुल विकल्प ए वीर और श्रृंगार रस इज राइट आंसर, है ना। पृथ्वीराज रासों की बात करते हैं तो किसकी? चंद्रमा के वरदान से, इन्हीं की चंद्रवरदाई की कीर्ति है पृथ्वीराज रासो, इधर में रख लीजिएगा। वीर और श्रृंगार रस की बात इसमें की गई है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 90 की राहुल संकीर्तन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? ये चंद्रवरदाई, बी शंभु, सी पुष्पदंत, डी सरहपाद, ई मंजू। अब जवाब आपको देना है प्रश्न संख्या 90 का। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि शायद विकल्प डी को लॉक किया जाए, है ना। पहला कवि किसको? राहुल संकीर्तन को पहला कवि राहुल सरहपा ने माना है ना। राहुल संकीर्तन ने हिंदी का पहला कवि सरहपा को माना, में रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 91 है कि सिद्धों की वाणियों को हिंदी काव्यधारा के नाम से किसने संग्रहित किया? सिद्धों की वाणियों को हिंदी काव्यधारा के नाम से किसने संग्रहित किया है? ये महोपाध्याय हरिप्रसाद शास्त्री, डॉक्टर शहीदुल्लाह, डॉक्टर प्रभुचंद बनर्जी, डॉक्टर हरमन याकूबी, महापंडित राहुल संकीर्तन। तो अब 91 का जवाब भी आ गया। विकल्प ई को लॉक किया जाए। विकल्प ई महापंडित राहुल संकीर्तन इज राइट आंसर, है ना। हिंदी का अवधारा राहुल संकीर्तन जी की रचना भी है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 92 है कि आदिकाल के कवि सरहपाद की काव्य परंपरा में विकसित नाथ पंथ के हठयोग का पल्लवन आगे चलकर इनमें से किस कवि में हुआ है? तो अब 92 का जवाब आपको देना था कि आगे चलकर किसके अंदर हुआ, तो आगे कबीर के अंदर होगा। विकल्प सी, विकल्प सी कबीर इज राइट आंसर। आदिकाल के किस कवि में सरहपाद की काव्य परंपरा का हठयोग सरहपाद का कबीर में हुआ, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे। प्रश्न संख्या 93 है कि बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में देश की बदलती हुई परिस्थितियों ने जिन नवीन भावनाओं की सृष्टि की, उन्हीं के परिणाम स्वरूप सिद्ध साहित्य की रूपरेखा तैयार हुई। सिद्ध साहित्य के प्रादुर्भाव विषयक यह कथन इनमें से किसका है? रामकुमार वर्मा, धीरेन्द्र वर्मा, गणपत चंद्र गुप्त या फिर मिश्र बंधु। तो 93 का जवाब आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। विकल्प ए रामकुमार वर्मा इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 94 है कि नागरिक प्रचार सभा से प्रकाशित पृथ्वीराज रासो के संस्करण को प्रमाणिक मानने वाले विद्वानों में से कौन है? ये रामचंद्र शुक्ल, कर्नल टाड, श्यामल दास, गौरीशंकर ओझा। तो बिल्कुल अब आपका सवाल भी यहाँ पर सोच समझ कर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में बनता है। विकल्प बी है कर्नल टाड, है ना। बात करें प्रमाणिक में, तो प्रमाणिक में आपको मिल जाएंगे श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु मिलेंगे,
मोहनलाल बिस्मिल्लाह पंडा मिलेंगे, कर्नल टाड मिलेंगे, है ना। मैंने आपको बताया था कि जो सुंदर व्यक्ति होगा, एक तो सुंदर व्यक्ति प्रमाणित है, एक कर्नल प्रमाणित है, एक मोहन प्रमाणित है और एक विष्णु प्रमाणित है। तो मोहनलाल बिस्मिल्लाह पंडा ऐसे को ध्यान में रख लीजिएगा कि सुंदर है, एक लोग सुंदर है, एक मिश्र है, एक मोहन है, एक कर्नल है ना, ये प्रमाणित है। और अप्रमाणित की बात करते हैं, जितने भी देवी देवता के नाम हैं वो सब अप्रमाणित के अंतर्गत आते हैं। और अर्ध प्रमाणित के अंदर क्या है, एक ट्रिक है कि 10,000 मुनि अगर जाकर विपिन में क्या करें, सुनित करें, तो पृथ्वी अर्ध प्रमाणित हो जाएगी। तो ऐसे कुछ ट्रिक बना करके आप इसे दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न क्या, 95 भारतेश्वर बाहुबली रास इनमें से किस काव्यधारा का ग्रंथ है ना। जैन साहित्य, रासो साहित्य, सिद्ध साहित्य या फिर नाथ साहित्य। तो 95 का जवाब भी बड़ी तेजी के साथ आ गया कि सर विकल्प को लॉक किया जाए। विकल्प ये जैन रास इज राइट आंसर, यानी कि जैन साहित्य का ग्रंथ है। भारतेश्वर बाहुबली राज सालभर सूद द्वारा लिखा गया है। प्रश्न 96 कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना शिलांकृत है। बड़ रत्नाकर, बसंत विलास, उक्त व्यक्ति प्रकरण और राहुल बेल। तो सबका जवाब आ गया कि विकल्प डी राहुल बेल रूडा की कृति है, 11वीं शताब्दी में लिखी गई है, जो कि शिलांकृत है, जिसमें एक नायिका है राहुल बेल, उसके नख से लेकर के सिख तक का वर्णन किया गया है, ठीक है। चलिए, प्रश्न 97 की आदिकालीन साहित्य से संबंधित इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। आपको जवाब देना है, प्यारा सा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। विकल्प बी, दोहा, कोश और चर्या गीतों की जो भाषा शैली में कोई अंतर नहीं है, यही असंगत है, जबकि इनकी भाषा में अंतर है, ठीक है। चलिए, प्रश्न 98 की रचना और रचनाकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। प्रबंध चिंतामणि विनय चंद्र सूर्य की, यह संगत है, या फिर बी पाहुड़ दोहा राम सिंह का, नेमनथ चरी हरिभद्र सूर्य की और भविष्य कहा धनपाल की। तो बिल्कुल मैंने आपको बताया था ना कि प्रबंध की चिंता में व्यक्ति तुंग हो जाता है। तो तुंग फार मेरुतुंग जी की रचना है, इसे ध्यान में रख लीजिएगा और स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा। बात करें अगर हम लोग यहाँ पर विनय चंद्र सूर्य की, तो बिल्कुल विनय चंद्र सूर्य की रचना है नेमिनाथ चौपाई। नेमिनाथ चौपाई, विनय से क्या करो, नेमिनाथ चौपाई पढ़ो, विनय से नेमिनाथ चौपाई, है ना, चंद्र से चौपाई से कुछ बैठा लीजिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न 99 की जसहर चरित्र के लेखक हैं शंभू, बी पुष्पदंत, सी धनपाल, डी अब्दुल रहमान। तो 99 का जवाब भी आ गया, सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। जसहर चरित्र देख करके ना उस पर हम लोग क्या करते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, महाड़य पर पुष्प चढ़ाते हैं, महापुराण पर पुष्प चढ़ाइए और जसहर चरित्र पर पुष्प चढ़ा दीजिए। जसहर चरित्र है ना, शहर जस हर शहर, शहर चरित्र पर पुष्प चढ़ा दीजिए, ठीक है। चलिए, प्रसंख्या 100 है कि दब सहाव प्रयास नामक अपभ्रंश में लिखित ग्रंथ की रचना किसने की। ए आसक, बी सालभद्र सूर्य, सी देवसेन, डी है जिन धर्म सूरी। अब 100 का जवाब भी बड़े तेजी के साथ आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। दब सहाव प्रवास, विकल्प सी देवसेन इज राइट आंसर, है ना। दब सहाव प्रवास देवसेन, दब देवसेन ध्यान में रख लीजिएगा और स्टार लगाकर इसे अपनी नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में बस इतना। अगली वीडियो में हम इसके अगले भाग को जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना बेहद ख्याल रखें, अपना अधिक से अधिक समय अपने अध्ययन पर लगाएं, अपना प्रेम स्नेह में विश्वास चैनल पर बनाए रखें। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।